वेलकम इन एनसीईआरटी पेज वाइज डायसेक्शन सीरीज। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला नहीं है, ये चैप्टर 2 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड ये बाद में डिस्कस होगा क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार इस एनसीईआरटी पेज वाइज डायसेक्शन सीरीज का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो एनसीईआरटी पेज वाइज डायसेक्शन सीरीज इसलिए लाया गया है क्योंकि हमने देखा कि एनटीए जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तब से उसके बायो के पेपर में खासकर 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से एज इट इज़ आते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन ऑल द मोर इम्पोर्टेंट बन जाती है और इसका एनालिसिस, इसके लाइन से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे टेस्ट सीरीज में आते हैं, इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर 2 के साथ हम जल्दी जल्दी यही करेंगे कि बस लाइन पढ़ते जाएंगे और उससे ये पता करने की कोशिश करेंगे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये अपना चैप्टर प्लान हो गया कि चैप्टर हमारा कैसे मूव करेगा। ये पार्ट अपना चैप्टर प्लान हो गया। इसमें एक एक करके हर एक किंगडम को डिस्कस किया जाएगा। किंगडम के डिस्कशन से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पर चर्चा कर लें। तो इंट्रोडक्शन इस टाइप से है कि जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। ये हम ज़रा पॉइंटर यूज करके इसको बताएं। तो जब से डाउन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ 10,000 साल पहले, इवोल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद ही ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ, उससे पहले प्रीहिस्टोरिक टाइम था। तो जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। पहले तो इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली। पहले ये इंस्टिंक्ट पे बेस्ड था। इंस्टिंक्ट मतलब कि जब जैसे ज़रूरी पड़ गया उस हिसाब से उसको क्लासीफाई कर दिए। साइंस से कोई लेना देना नहीं था। पहला तो यूजेज पे बेस्ड था कि हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें। बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज़। अपने यूज़ के लिए ऑर्गेनिजम्स को हम किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, उसको हम फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम शेल्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्लोथिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले आदमी जो थे, तो ये तो पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया यूजेज वाला। इसको हम यहाँ लिख दें साइड में। ये पहला सिस्टम हो गया यूजेज वाला। ये यूजेज वाला फर्स्ट सिस्टम हो गया, जो कि यूजेज में हम कैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग उसको चीज़ों को क्लासीफाई करते थे। सबसे पहले आदमी हुए अरिस्टोटल, अरस्तु, अलेक्जेंडर के गुरु। अरिस्टोटल पहले आदमी हुए जिन्होंने एक साइंटिफिक बेसिस अपनाया क्लासिफिकेशन का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये दो वर्ड्स आएंगे हमारे एनसीईआरटी की जर्नी में। 11th में 2 चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हमारी आंखों से दिखता है, किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है वो बाहर से दिखने में। और एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनली वो चीज़ कैसा है। जैसे हमारे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पूरा है, हम लोगों को पढ़ना होता है इंसान अंदर से कैसा है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नली वैसे वह कैसे दिख रहा है। तो अरिस्टोटल ने यही सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो बाहर से दिखते हैं, बाहर से दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में क्लासीफाई किया। प्लांट्स को किस में क्लासीफाई किया? ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। क्योंकि बाहर से दिख रहा है कि ट्री सबसे लंबा, श्रब्स उसके अकॉर्डिंगली छोटा, हर्ब्स सबसे छोटा, तो उस हिसाब से क्लासीफाई हो गया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन तो अरिस्टोटल ने इस हिसाब से कर दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रू और फॉल्स में कि ऐसा पहला कौन साइंटिस्ट था, किसके दिमाग में सबसे पहले आया कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो कौन था? अरिस्टोटल था। इससे पहले यूजेज के बेस्ड पे था। जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? अरिस्टोटल, जिसने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया। तो उसने प्लांट्स को क्लासीफाई किया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। किस बेसिस पे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया? एनिमल्स को डिवाइड किया उसने 2 ग्रुप्स में। दोज विच हैड रेड ब्लड, जिनके पास रेड ब्लड था। ऐसा जरूरी नहीं आरबीसी था, बस रेड ब्लड के अकॉर्डिंग, और रेड ब्लड नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो दोज विच हैड रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड था वो तो हो गया, पॉइंटर किधर गया, हाँ, वो तो हो गया एनाइमा। और जिसके पास नहीं था वो हो गया इनाइमा। ये एक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मॉड्यूल में लिखा रहता है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनामा इनेमा से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये
ध्यान रखें कि एनिमल्स को उसने 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, दोज विच हैड रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड था, और दोज दैट डिड नॉट, जिसके पास रेड ब्लड नहीं था। एक बार हम देख लें कि इसका हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में कैसे नोट्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाना एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारे दिमाग में चिपकने में बहुत हेल्प करता है। तो ये देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट वाला ये नोट्स हमने डेवलप किया है किस तरह से। तो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हम देख लें कि सबसे पहला तो बेस्ड ऑन यूज़ था, जो हम डिस्कस कर चुके। दूसरा जो सबसे फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम लिनियस का क्लासिफिकेशन। लिनियस का क्लासिफिकेशन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें प्लांटी और एनिमेलिया आता है। उसके बाद पढ़ेंगे व्हिटेकर्स का क्लासिफिकेशन, व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक 3 डोमेन सिस्टम है जो हमको तो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, इसको ओ टिप्पो ने दिया था, ओसवाल्ड टिप्पो। ये साइंटिस्ट का नेम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एनसीईआरटी में एक पैरा छोटा सा दिया हुआ है 3 डोमेन सिस्टम के बारे में। तो मेनली यही एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन, उसके बारे में भी थोड़ा सा ही दिया हुआ है, लिनियस क्लासिफिकेशन और व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन, इन दोनों के बारे में मेनली हम लोगों को पढ़ना है। तो बेस्ड ऑन यूज़ देखें फ्लो चार्ट हम कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग में आराम से चिपकने में हेल्प करेगा। बेस्ड ऑन यूज़ के बेसिस पे पहला तो ये डन इंस्टिंक्टिवली, हमारा इंस्टिंक्ट जैसा अलाउ किया उस हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया। ये नॉन साइंटिफिक था, इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, रोटी कपड़ा और मकान के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, ये पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसमें पहला जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो एरिस्टोटल ने दिया। ये बहुत ज़्यादा पूछा, इस पर मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि ये एलन के टेस्ट सीरीज, आकाश के टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो एरिस्टोटल ने दिया। हमारे दिमाग में क्या आता है कि लिनियस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। उसने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यूज़ किया। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब जो बाहर से दिखने में आराम से दिखाई देते हैं, आराम से दिखाई दे देता है कि ट्री सबसे लंबा, उसके बाद श्रब्स, उसके बाद हर्ब्स तो एकदम ग्राउंड पे रहता है, तो जो सिंपली दिख रहा है हमारे आंखों से उस बेसिस पे। एनिमल्स में भी दिख जाता है कि किसमें ये आरबीसी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए रेड ब्लड, जैसा कि हमने पहले बताया रेड ब्लड प्रेजेंट है, इसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। तो एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन डिस्कस हो गया। अब हम चलते हैं लिनियस के क्लासिफिकेशन पे। किधर गए लिनियस साहब? लिनियस के क्लासिफिकेशन पे। हाँ, तो लिनियस के टाइम में जब एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन दे चुका था, उसके बाद लिनियस आया। तो लिनियस के टाइम पे एक 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम्स डेवलप किए गए, वॉज डेवलप्ड, दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। क्योंकि उस समय इतना सीमित था नॉलेज, एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए या था भी तो उनके कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था, तो ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता था कि किसका सेल वॉल डिफरेंट है, किसका हैबिट डिफरेंट है, उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ था। तो लिनियस ने बस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया, जिसमें 2 ही किंगडम थे, बस प्लांटी और एनिमेलिया। दिस सिस्टम डिड नॉट, इस सिस्टम के कुछ शॉर्ट कमिंग्स थे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम के 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ शॉर्ट कमिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इस सिस्टम का पहला शॉर्ट कमिंग तो ये था कि ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, किसका सिस्टम? लिनियस का सिस्टम। लिनियस का कौन सा सिस्टम? लिनियस का 2 किंगडम सिस्टम। लिनियस ने एक ही सिस्टम दिया, कौन सा? 2 किंगडम सिस्टम। तो ये सिस्टम किस में डिस्टिंग्विश नहीं करता था? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं करता था। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिस्टिंग्विश नहीं करता था। एंड और तो और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक मतलब क्या हो गया? ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है ग्रीन एल्गा। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई, इसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं करता था। तो किन सब चीज़ों में डिस्टिंग्विश नहीं करता था? तो ये किसी चीज़ में डिस्टिंग्विश ही नहीं करता था। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को भी मर्ज कर दिया, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी मर्ज कर दिया, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को भी मर्ज कर दिया गया।
तो मतलब इसमें एक बहुत रफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें हर एक चीज़ों को बस दो बेसिस पे बांट दिया गया, प्लांटी, किसमें कौन प्लांटी में जा रहा है और कौन एनिमेलिया में जा रहा है। ये बहुत इजीली डन था, मतलब ऑब्वियस है कि दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, बस दो किंगडम में बांटना है चीज़ों को, तो वो बहुत इजी होगा एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड करने में भी बहुत इजी था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन, वो इजीली डन था, इजीली हो जाया करता था एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, वो इजी था अंडरस्टैंड होने में भी। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसा भी था, एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसा भी था जो कि दोनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता था। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, इसलिए टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था उसको इनएडिक्वेट पाया गया, वो इनएडिक्वेट था। बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजी, अब किन सब बेसिस पे ये क्लासीफाई था और किन सब बेसिस को इंक्लूड होना चाहिए था लेकिन लिनियस ने इंक्लूड नहीं किया, वो सब अभी डिसाइड करेंगे। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब रफ मॉर्फोलॉजी जो आंखों से दिख रहा है, उसके साथ ही साथ अ नीड वाज आल्सो फेल्ट, लिनियस के शॉर्ट कमिंग्स से एक नीड पैदा हुआ, एक नीड ऐसा पैदा हुआ कि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को शामिल किया जाना चाहिए था, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर किस हिसाब से है वो भी इंक्लूड होना चाहिए था क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो लिनियस ने नहीं किया। नेचर ऑफ वॉल्व इंक्लूड होना चाहिए था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का, वो किस हैबिटेट में रहता है, उसके मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हैं, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और ग्रुप्स से कैसे शो कर रहा है, ये सब इंक्लूड होना चाहिए था, लेकिन लिनियस ने ये सब नहीं किया, इसलिए उसका बहुत रफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस इसलिए हुए क्योंकि जो भी इनएडिक्वेट होगा वो जैसे जैसे डिस्कवरी होते जाएंगे वो चेंज होता जाएगा, वो इनकॉर्पोरेट होता जाएगा नए किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, प्लांट और एनिमल किंगडम्स तो एज इट इज़ बने रहे, हैव बीन अ कांस्टेंट, वे बने रहे, ऐसा नहीं है। अभी विटेकर का जो सिस्टम फॉलो किया जाता है या ओसवाल्ड टिप्पो का 3 डोमेन सिस्टम, उसमें भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं कि प्लांट्स और एनिमल्स को हटा दिया गया, लेकिन उनके अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में कौन ऑर्गेनिजम्स फॉल करेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग में ज़रूर बदलाव आया क्योंकि क्राइटेरिया ही बदल गया। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग, ये अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर में पहले क्या आता था अब क्या आएगा नए सिस्टम में, वो चेंज हो रहा है। लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम तो कांस्टेंट बना हुआ है, वो कैसे ही हटेगा, वो तो नहीं ही हटेगा, उसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स जो फॉल कर रहे हैं वो जरूर हट जाएगा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग, वो ऑब्वियसली चेंज करेगा। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists, तो different scientists अपना अपना ज्ञान सब लगाया क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसा नहीं कि बस लिनियस ने दिया, बस एरिस्टोटल ने दिया, बस उसके बाद विटेकर आया और बस ओटिपो, नहीं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम टाइम बीतने के साथ आए, लेकिन एक्सेप्टेड जो थे उसी को एनसीईआरटी में डिस्कस किया जाता है। लिनियस के टाइम में लिनियस का सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस था, एरिस्टोटल के समय में एरिस्टोटल का सिस्टम, और विटेकर अभी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ टेक्सोनोमिस्ट जिस सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे उसी की पढ़ाई होती है एनसीईआरटी में। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में एक टेबल दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहले हम 5 किंगडम्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विटेकर 1969 में एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। क्यों किया? क्योंकि उसको लिनियस के क्लासिफिकेशन में कुछ शॉर्ट कमिंग्स दिखे, तो उसने एक 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम, जो किंगडम्स उसने डिफाइन किए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सब किंगडम उसने डिफाइन किए। द मेन किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, तो सबको पता होता है। तो इसका क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस क्राइटेरिया की बेसिस पे इसने ये लिया, किस क्राइटेरिया की बेसिस पे, तो उसने सेल स्ट्रक्चर को क्राइटेरिया के रूप में लिया,
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिया, किस हिसाब से उसको न्यूट्रिशन प्राप्त हो रहा है ऑर्गेनिज्म को, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल या वेजिटेटिव, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और ग्रुप के साथ कैसा है। तो इन सब बेसिस पे विटेकर ने क्लासीफाई किया, विटेकर ने इन सब बेसिस पे क्लासीफाई किया। उसके ये सब क्राइटेरिया एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि किन सब बेसिस पे विटेकर ने क्लासीफाई किया। तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, तो ये सब। टेबल 2.1 गिव्स अ कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स। टेबल 2.1 एक कॉम्पेरेटिव, सबको कंपेयर करने के हिसाब से एक अकाउंट देता है, एक डिस्क्रिप्शन, जानकारी देता है कि पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरह से किए गए। तो पहले हम एक बार 3 डोमेन सिस्टम को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ने 2 किंगडम वाले में 2 किंगडम वाले के शॉर्टकमिंग्स को 2 किंगडम वाले के शॉर्टकमिंग्स को कैसे दूर किया उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टेबल पे आएंगे। तो लेट अस लुक पहले 3 डोमेन सिस्टम, यहाँ से 3 डोमेन सिस्टम वाले